हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिसर्च क्या होता है और रिसर्च की क्या प्रोसेस है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अंतर्गत हम समस्याओं का या जो भी समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई है उस समस्या का हम डिटेल रूप में और सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही साथ यदि हमारे पास कोई पहले से ही प्राप्त जो ज्ञान है, जो नॉलेज है हमारे पास, जो एग्जिस्ट करता है हमारे अंदर, उसका हम किस प्रकार से नए रूप में किस किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये भी रिसर्च के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो जो हमारा या तो पहले हम नया नॉलेज एक्वायर करें, कोई नया ज्ञान हम प्राप्त करें, या फिर हमारे पास जो ज्ञान अवेलेबल है, जो है हमारे साथ में, उस ज्ञान का हम कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, कहाँ इसका उपयोग में ला सकते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं, तो रिसर्च कहलाता है। पिछली स्लाइड में साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात की गई। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च ऐसे रिसर्च होते हैं जो सिस्टमेटिक होते हैं और प्लान्ड होते हैं। यानी कि अगर हम वो रिसर्च करने जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में वो रिसर्च करने जा रहे हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे सोशल साइंसेस का क्षेत्र हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपने अपने स्टडीज़ के मुताबिक हर क्षेत्र में रिसर्चेज होते रहते हैं। और ये रिसर्चेज जो हैं वो अगर साइंटिफिक रिसर्च होंगे तो उनके लिए ये आवश्यक है कि वो सिस्टमेटिक हो और प्लान्ड हो। यानी जब भी हम उनको करने जा रहे हैं उससे पहले उनके बारे में कुछ हम प्लानिंग कर लें कि हम इसको किस प्रकार से करेंगे, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा महत्व की हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो छोड़ी जा सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको छोड़ने से उसके स्टडी के जो प्रभाव हैं उस पर ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, उसको प्रभाव उस पर ज़्यादा हो सकता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो वो जो रिसर्च होगा और उसके बाद से जो उसका आउटकम होता है उसको हम जनरलाइज कर पाते हैं, उनका सामान्यीकरण कर पाते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च इसलिए किया जाता है ताकि जो हमें उससे प्राप्त जो रिज़ल्ट हो, जो परिणाम हो, उसका हम आगे जा कर के जनरलाइजेशन कर सकें, उसका सामान्यीकरण कर सकें। अब रिसर्च करने के लिए ऐसे ही कुछ भी नहीं कर लेना है। रिसर्च का कुछ एम या उद्देश्य होना चाहिए जो जनमानस के लिए या जो सबके लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में कुछ न कुछ वृद्धि करता हो। यानी जो भी नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी नॉलेज है, इस नॉलेज में वो कुछ न कुछ योगदान करे, उसको बढ़ाए। ऐसा नहीं करना है कि रिसर्च करना है और जो कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है बस हमने वही चीज़ कर दी, या उसका रेप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं कि वापस से उसको रेप्लिकेट कर दिया। तो हमेशा रिसर्च का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, या तो वो नया नॉलेज हो, कोई नई चीज़ आपने किया, या अगर कोई चीज़ है वो जो नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है, उसमें आपने कुछ एडिशन किया, कुछ बढ़ाया कि अच्छा ये भी हो सकता है। तो रिसर्च इसलिए आवश्यक होता है ताकि हम उस कुछ भी नया एक्सप्लोर कर सकें, कुछ ढूंढ सकें। उस नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के बाद हम उसको डिस्क्राइब कर सकें कि अच्छा ये मिला है, ऐसा ऐसा है। उस डिस्क्रिप्शन के बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन कर सकें कि ऐसा मिला है तो क्यों है और क्या है। जो कुछ भी मिला है उसका हम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको उपयोग में ला सकते हैं, और इस ज्ञान को किस किस जगह पर हम उपयोग कर सकते हैं। अब मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी रिसर्चेज होते ही रहते हैं। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में रिसर्चेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अब चूँकि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान होता है, तो जनरली जब हम मनोविज्ञान में रिसर्च करते हैं तो व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसका ये रिसर्च किया जाता है। और प्रत्येक कारक, चाहे वो आंतरिक कारक हैं, बाह्य कारक हैं, जितने तरीके के जो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, वो किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार के अमुक जो कुछ भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जिनको जो पहलू होते हैं, उनको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और किस किस अमुक पर्टिकुलर परिस्थिति में
कैसा व्यक्ति व्यवहार करता है, ये सब जानने के लिए हम मनोविज्ञान में रिसर्च करते हैं। तो अगर मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, तो उसके अंतर्गत हमारे जो सैंपल होता है या जिन पर हम कार्य करते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो लोग मनुष्य होते हैं, और उन मनुष्यों से संबंधित एटीट्यूड, उनका परसेप्शन, उनके इमोशंस, हर पहलू को हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं और उसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा खोजने की कोशिश करते हैं कि कोई अमुक व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाले रिसर्च के अंतर्गत हम व्यवहार को डिस्क्राइब करने वाले और उसको मापने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में रिसर्च करते हैं। हम ये भी रिसर्च करते हैं कि कोई भी घटना घटित हो रही है तो वो क्यों, कब और कैसे घटित हो रही है, और जो भी ज्ञान हमने एक्वायर किया है या जो भी ज्ञान हमारे पास है वो ज्ञान किस तरीके से बाहरी वातावरण के या जो हमारे बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं को, उन इश्यूज़ को किस तरीके से हम हैंडल कर पाएँ, किस तरीके से हम उनका निवारण कर पाएँ, इसके लिए हम उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी भी हम रिसर्च के माध्यम से पता करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्यों आवश्यक है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किस प्रकार से किए जाते हैं, ये सब जानने के बाद अब ये आवश्यक है कि हम लोग ये जानें कि रिसर्च की प्रक्रिया क्या होती है। तो प्रक्रिया को जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रिसर्च क्यों शुरू होता है। रिसर्च, जैसा कि मैंने पहले की भी कुछ स्लाइड्स में बताया है कि जब हमारे ज्ञान में कोई कमी आती है, कोई गैप होता है, किसी चीज़ को हमारी जानने की उत्सुकता होती है, उस समय हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी नॉलेज है, जैसा कि पहले बताया मैंने कि कोई नया नॉलेज एक्वायर करने के लिए या फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान में कुछ नया एडिशन करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है या महत्वपूर्ण चीज़ है वो है रिसर्च की प्रॉब्लम का होना, यानी अनुसंधान की समस्या होनी चाहिए। तो हम सबसे पहला जो चरण होता है या प्रक्रिया होती है रिसर्च में जाने के लिए, उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या की पहचान करते हैं कि हमें किस समस्या पर कार्य करना है, क्या हमारे पास समस्या है और उस पर हमें आगे जाकर क्या अनुसंधान करना है। अब जब हमें समस्या के बारे में पता चल जाता है, तब हम उससे संबंधित जितना कुछ भी लिटरेचर पहले का अवेलेबल है, जो चीज़ें उस पर जितने और कार्य हुए हैं, जितना और अनुसंधान हुआ है, उससे मिलते जुलते क्षेत्र में या उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही किसी अन्य तरीके के एस्पेक्ट को लेकर जितने भी रिसर्चेज हुए हैं उनका हम पहले अध्ययन करते हैं, ताकि हमारे पास एक बेस बन जाए, एक नॉलेज का बेस बन जाए कि हम जिस क्षेत्र में कार्य करने जा रहे हैं उससे संबंधित पूर्व ज्ञान हमारे पास हो। जैसा कि हर साइंटिफिक रिसर्च में होता है कि हम एक प्लानिंग के तहत जाते हैं, तो इस प्लानिंग का हिस्सा जो है, ये सिस्टमेटिक तरीके से जाने का साइंटिफिक रिसर्च में प्लानिंग का हिस्सा ये है कि हम पहले के जो भी रिव्यूज़ कर लें, जो लिटरेचर है हमारे पास, जो उससे संबंधित जितना कुछ भी पुस्तकों में ज्ञान है या इंटरनेट पे जो ज्ञान है उससे संबंधित हम सारी कुछ जानकारी अपने पास रख लें। उसके बाद जब हम सारा कुछ पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो गैप जो है, जो नॉलेज का गैप हम ढूंढ रहे हैं, वो आखिर किस से संबंधित है और उससे संबंधित प्रश्न हमारे अंदर आएगा। तो जब रिव्यू हो जाएगा लिटरेचर का, तब हम रिसर्च क्वेश्चन जो होता है उसको फॉर्म करेंगे और साथ ही साथ हमारा उस रिसर्च करने का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो भी देखेंगे कि भाई हम क्यों कर रहे हैं ये रिसर्च, हम क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर ये चीज़ें इससे संबंधित इतना कुछ इसमें है तो कौन सा ऐसा पहलू है, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बारे में अभी तक किसी भी रिसर्चर ने बात नहीं किया है। और हमारी जिज्ञासा यही है कि हम उस चीज़ को, उस एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करें। तो जब हम उस एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे वो हमारा रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा। अब वो रिसर्च क्वेश्चन जब हमारा उत्पन्न होता है तो हम उस ऑब्जेक्टिव
को लेकर चलते हैं कि हाँ ठीक है, ये रिसर्च प्रश्न है हमारा और हमारा ये उद्देश्य है कि हम इस पर्टिकुलर इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर करने की कोशिश करें। अब आगे मैं जब नेक्स्ट आपको वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाऊंगी कि किस तरीके से हम रिसर्च का प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। तो अभी हम मोटे तौर पर बस खाली क्या क्या प्रोसेस होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जब रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो हम उसके लिए एक हाइपोथेसिस बनाते हैं या जिसको हम परिकल्पना कहते हैं। तो ये परिकल्पना बनाने के लिए हम ऑब्जेक्टिव अगर हमारे पास है तो हम एक परिकल्पना जो होती है एक संभावित उत्तर है जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी हम कोई कार्य करने जाते हैं, कोई नया कार्य शुरू करने जाते हैं तो मन में हम एक अजम्पशन रखते हैं कि अच्छा हम अगर इस तरीके से कार्य करेंगे तो इसका आउटकम इस प्रकार का होगा। तो परिकल्पना भी सेम वैसे ही है कि हम पहले से परिकल्पना बनाकर चलते हैं कि कोई भी जो चर है वो किसी भी चीज़ को कितना प्रभावित करेगा, कैसे प्रभावित करेगा, ये पास्ट रिव्यू लिटरेचर्स के माध्यम से हम जान लेते हैं और फिर हम एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि यदि हम इस प्रकार का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं तो इस प्रकार के अध्ययन का जो आउटकम है वो संभवतः इस प्रकार का आएगा। तो जब हाइपोथेसिस फॉर्म हो जाती है तब आती है बारी कि हम क्या डिज़ाइन यूज़ करेंगे। अब डिज़ाइन जो है, रिसर्च डिज़ाइन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, रिसर्च मेथडोलॉजी का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि इस डिज़ाइन के माध्यम से ही हम ये जानकारी कर पाते हैं कि आगे हम रिसर्च में किस प्रकार से बढ़ेंगे। यदि हमारा रिसर्च डिज़ाइन अच्छा नहीं हुआ तो हमारा रिसर्च शायद बहुत अच्छा नहीं आएगा या उसके आउटकम बहुत अच्छे नहीं आएंगे। तो एक फुल प्रूफ डिज़ाइन होनी चाहिए जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आगे आपके और क्लासेस में बताऊंगी या और वीडियोस जब मैं बनाऊंगी तो उसमें बताने की कोशिश करूंगी। तो उसके बाद हम एक रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। अब जब रिसर्च डिज़ाइन का पता चल जाता है हमें, तब हम सोचते हैं कि अब हमारा सैम्पल क्या होना चाहिए। तो जिस तरीके की डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंगली हमारा सैम्पल या प्रतिदर्श होता है कि हम किस प्रकार के सैम्पल पर कार्य करेंगे, कौन हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से, हमारी समस्या के हिसाब से हमारे सैंपल का हिस्सा कौन सा पॉपुलेशन बनेगा या क्या पॉपुलेशन हमारे सैंपल का हिस्सा हो सकता है। अब जब ये सैंपल डिसाइड हो जाता है तब जो अगला चरण आता है या अगली प्रक्रिया का जो अगला चरण होता है उसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन का। यानी कि हमने सैंपल डिसाइड कर लिया, हमारे पास समस्या है, ऑब्जेक्टिव है, हमने एक हाइपोथेसिस बना ली, हमने सैंपल डिसाइड कर लिया और अब हम जो भी इसमें आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। यानी कि उस सैंपल को हम किसी भी क्वेश्चनेयर फॉर्म में या इंटरव्यू फॉर्म में टारगेट सैंपल से डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। इस डेटा कलेक्शन के बाद जो अगला चरण होता है वो होता है सैंपल से प्राप्त डेटा का एनालिसिस करना, उनका एनालिसिस। अब ये एनालिसिस मुख्यतः हम लोग दो प्रकार से करते हैं, जिसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है। क्वांटिटेटिव में हम सांख्यिकीय विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है कि जो हमारा केस स्टडी फॉर्म हो या फिर जो उन्होंने जो भी अनुक्रिया दी है उसका हम क्वालिटेटिव रूप से, गुणात्मक रूप से बिना क्वांटिफाई किए उनको उसका जो एनालिसिस है वो करने की कोशिश करते हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब जो आखिरी स्टेप है वो है रिपोर्ट को लिखने का, जो फिर अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिसर्च का कि हम जो कुछ भी हमने किया है उसको हम रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं, हमने उसको किस तरीके से लिखा है ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी हाइपोथेसिस है और जैसा हमने जो कार्य किया है वो हम उसको किस तरीके से दर्शा रहे हैं और क्या ऐसा नया जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया होती है। इसके लिए आगे जाकर हम और भी आगे देखेंगे कि इसमें अन्य कौन कौन से चर होते हैं, क्या सैंपल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, अब कितने तरीके की हाइपोथेसिस होती हैं, ये सब हम आगे पढ़ते जाएंगे। फ़िलहाल आपको रिसर्च क्या है, रिसर्च की क्या प्रक्रिया होती है, रिसर्च क्यों करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। यदि इससे संबंधित कुछ और जानकारी भी आपको चाहिए
तो आप इन 2 रेफरेंसेस को ध्यान में रखकर इन पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू।